सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल क्लास 12 के अंतर्गत जो हिंदी विषय का पेपर है उस पेपर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी विषय का पेपर का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो जब आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, है ना। तो वैसे तो मेरे हिंदी विषय को पढ़ाया हुआ है, तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है जानवी एजुकेशन हब पर ही बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप हिंदी विषय के सारे चैप्टर्स को पढ़िए और साथ में जो क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट है उसमें क्वेश्चन आंसर को देखिए। ग्रामर भी मैंने पढ़ाए हुए है, तो ग्रामर को भी देखिए कि आपके ग्रामर में क्या क्या आने वाला है, जैसे कि वाक्य रचना है, ये कुछ आने वाले हैं। तो पहले हम अभी तो जो है हिंदी के पेपर पर पैटर्न पर हम चर्चा करेंगे, किस तरह का पेपर पैटर्न आपके आने वाला है, ताकि आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके जाइए। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, आपका जो हिंदी का पेपर है वो 100 अंक का रहेगा और 3 घंटे का समय उसमें दिया जाएगा। और आपका जो हिंदी का पेपर है 3 खंडों में विभाजित होगा, खंड क, ख और ग। ठीक है, तो इस तरह से 3 खंडों में आपका पेपर विभाजित रहेगा। खंड क के सभी प्रश्नों को हल करना है, तो खंड क में जितने भी प्रश्न दे रखे हो आपको सबको हल करना है। ठीक है, और खंड ख और ग जो होते हैं वो दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है, यानी कि एक खंड का उत्तर आपको देना है। ठीक है, खंड या तो खंड ख का दे दो या खंड ग का दे दो। तो देखो विद्यार्थियों, जो ये खंड क है वो 85 अंक का रहेगा। ठीक है, और खंड ग आपके 15 अंकों का रहेगा। ख और ग यानी आपको या तो आप ख कीजिए या फिर आप ग कीजिए। ठीक है, तो ये 15-15 नंबर के रहेंगे, यानी ये दोनों मिला के 15 नंबर के, कोई सा भी एक आप कर सकते हो, वैकल्पिक होता है। तो मैं तो कहती हूँ खंड जो ख है ग है, ठीक है, उसमें जो है खंड ख और खंड ग, ठीक है, ये जो है ये चैप्टर नंबर आपका 24 है और ये चैप्टर नंबर आपका 25 है। तो आपके जो टोटल चैप्टर है हिंदी के विषय में वो 25 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 24 है जनसंचार के माध्यम, है ना, वो पार्ट बहुत आसान है। तो ये चैप्टर नंबर 24 है जो मेरा पढ़ाया हुआ अभी, उसको पढ़ के जाएगा। यहाँ से ही आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनसंचार का माध्यम के लाभ बताइए, जनसंचार का माध्यम किसे कहते हैं, न्यू मीडिया क्या है ना, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आसान आसान पूछे जाते हैं, जो हम इसमें चर्चा भी करने वाले हैं। तो एक ही पार्ट से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 24 तैयार कीजिए। अगर फिर भी आपको थोड़ा आसान लगा, चैप्टर नंबर 25 भी देख सकते हो, है ना, जिसके अंदर कंप्यूटर वगैरह के बारे में बता रखा है ना। तो आपको ये देख के जाना, तो आप एक चैप्टर को पकड़िए, या तो 24 पकड़िए या फिर चैप्टर नंबर 25, जिसके तहत आपकी खंड ख की या खंड ग की तैयारी हो जाएगी। तो दोनों में से एक पार्ट पकड़ना है। तो मैं तो कहती हूँ खंड नंबर जो 24 पार्ट नंबर जो 24 है उसको आप देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब देखिए हम खंड क देखते हैं। खंड क के अंतर्गत आपकी व्याख्या आने वाली है ना, जिसमें आपके पाठों से व्याख्या आएगी। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो व्याख्या है इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित पठित काव्याश की व्याख्या सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपके जितने भी पाठ है, आपके 8 पाठ दे रखे हैं। कविता वाले कितने चैप्टर से आपके 8 चैप्टर से, तो 8 चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 8 चैप्टर्स को मैंने पढ़ा रखा है, व्याख्या कर रखी है, यानी कि हर चैप्टर्स को विस्तार से मैंने पढ़ा रखा है। और इसके कवियों के नाम याद करके जाना, और कविता के नाम जो भी इसमें कविताएं दे रखी, जो भी पद दे रखे हैं, जैसे कि मीराबाई का पद है, तुलसीदास का है, रामचरितमानस है ना, ये आपके नक्शा कविता है ना, क्या भूलूं क्या याद करूं वाली कविता है। ठीक है, तो ये आपको सारी तैयारी करके जानी है। हर कविता का कवि का नाम आपको याद करना है, कविता का जो शीर्षक है वो आपको याद करके जाना है कि ये कौन सी कविता है, इसका क्या नाम है, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह देखिए हम जब पहला ही देखे थे कि स्तुति जब बहुत मनावा, तो ये जो आपका पद है वो आपके पाठ नंबर 1 से ही लिया गया है ना। निर्गुण भक्ति काव्य कबीर और जायसी वाला, इसके रचयिता कवि जो मलिक मोहम्मद जायसी है। तो इसी प्रकार ये देखो, तो ये आपके पाठ नंबर 2 से लिया गया है, मीराबाई के पद हैं। ठीक है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए। तो इस तरह से आपकी व्याख्या आने वाली है। फिर आपका देखिए भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य, तो ये आपके जो है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, उससे लिया गया दोहे वाले पाठ है। ठीक है, जो कबीर रहीम जी के दोहे हैं, वहाँ पर बिहारी के दोहे हैं ना, इस तरह से इसमें दे रखे हैं। तो ये दोहे से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको भाव सौंदर्य लिखना है, शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य का मतलब होता है कि ये जो कविता है, ये जो पद दे रखा है, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसका अंदर का ये हमें क्या समझाना चाह रहा है। शिल्प सौंदर्य यानी इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, किस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वो आप शिल्प सौंदर्य में लिखोगे। तो ये सभी की हम जो है आंसर जो है इस तरह के जो हम आंसर है, इस तरह की तैयारी हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगी, ताकि आप उस हिसाब से आपके माइंड सेटअप होकर जाए कि पेपर किस तरह से आने वाला है। फिर है ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जिसके अंदर आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे ही आपकी कविता से आने वाले हैं। ये देखो तोड़ती पत्थर, क्या भूलूं के याद करूं, नदी के दीप। ठीक है, इस तरह से
ये सतपुड़ा के घने जंगल, तो ये कविताएं हैं। उस कविताओं से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कविताओं से ही आपकी व्याख्या आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये भी कविता से लिया गया है, भेड़िया कविता से लिया गया है। ये राजेश जोशी की जो है कविता संयुक्त परिवार, उससे लिया गया है। तो इस तरह से आने वाली हो गई है। फिर दुष्यंत कुमार की कविता है ना, उससे लिया गया है। तो ये आप कविताओं को पढ़िएगा, कितने सारे प्रश्न जो कविताओं से पूछे जाने वाले हैं। तो ये हो गया आपकी कविता से व्याख्या आएगी, कविता से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आगे आपके चैप्टर्स। तो देखो, जो भी आपकी कहानियाँ हैं, है ना, उनसे आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले तो आपको गद्यांश की व्याख्या आ गई, तो वहाँ पर पद्यांश की व्याख्या थी, कविताओं में से व्याख्या आएगी और यहाँ पाठों में से भी आपकी व्याख्या आएगी। तो जो भी कहानी एकांकी वाले पाठ है, उसमें से आपको व्याख्या पूछे जाने वाले हैं। तो आपके जैसे कि पाठ है चीप की दावत है, पीढ़ी और गिल्टिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, कूटज है, रीढ़ की हड्डी है, अंडमान डायरी है, इसके अलावा ठेस है, यक्ष पक्षन है, ठीक है, दो कलाकार है, जिजीविका की विजय है। ये इस तरह की जो आपके चैप्टर्स दे रखे हैं, तो वो उनकी तैयारी आपको करके जाना है। तो 10 चैप्टर से आपके गद्य वाले कितने चैप्टर से 10 पाठ, 10 पाठों की तैयारी करनी है, 8 कविताओं की, टोटल 18 चैप्टर्स इस तरह से हो गए आपके, जिसमें से ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इनमें से गद्यांश आपके पूछे जाते हैं। तो 10 पाठों में से आपको कोई सी पाठ में से गद्यांश पूछा जाएगा, तो अथवा में आएगा, दोनों में से एक आपको करना होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है, अब ये नारी के हृदय में जो गंभीरता, ममता, सजल, वीर भाव उत्पन्न होता है, तो ये आपके देखो, ये आपके सुभद्रा कुमारी चौहान वाला पाठ है, उसमें से दे रखा है, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है। तो इस तरह से आपके आने वाले हैं। तो अब देखो, मन्नू भंडारी तथा श्रीकांत वर्मा की भाषा शैली के बारे में लिखिए, तो इसी में से आ गया। ठीक है, तो मन्नू भंडारी और भाषा शैली की बारे में लिखना है। तो जो भी भाषा शैली है, जिन भी कविताओं की, जिन भी कहानियों की, जिन पाठों की, वो आपको पढ़िएगा और उसकी उद्देश्य जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये जो ये पाठों से आपके आ गए, तो पाठों से ही आपके क्या आया, गद्यांश आया, जिसकी व्याख्या आपको करनी है। तो पाठों के नाम याद होने चाहिए, उन लेखकों के नाम आपको याद होने चाहिए, और ये आपके इन पाठों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से प्रश्न आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, 2-2 नंबर के हैं। दो कलाकार से पूछा गया, अरुणा का चरित्र चित्र लिखिए। माँ के हरिद्वार जाने से, ये जो सामनाथ वाला पाठ है, चीफ की दावत, उससे पूछा गया है। रीढ़ की हड्डी वाला एकांकी है। ठीक है, यक्ष प्रश्न वाला युधिष्ठिर के जो कुछ उसमें प्रश्न चलते हैं, उससे ये प्रश्न पूछा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो चैप्टर है, जिसके लेखिका महादेवी वर्मा है, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह से प्रश्न आने वाले हैं। अब देखो, यहाँ भी ये कूटज, देवताओं ने पत्थर क्यों बरसाना शुरू किया, पीढ़ी और गिल्टिया पाठ है ना, सिरचिन वाला पाठ है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह से ये पाठों की तैयारी करके जाइएगा, तो ये प्रश्न इस तरह से आएंगे आपके। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, अपठित काव्यांश, जो कविता आपने कहीं पढ़ी नहीं है, 12वीं क्लास के स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि उसको कविताओं के अर्थ निकालना तो आता ही होगा। तो ये देखो, सरल सी कविता है, जिसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बस आपको यहीं से पढ़कर यहीं से आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ा और यहीं से इसके आंसर दिए। ठीक है, तो कविताओं का अर्थ आपको समझना है। जैसे आप कोई फिल्मी गाना सुनते हैं, तो उसका अर्थ आपको समझ में आता है ना, वैसे ही जो कविताएं होती है, उसको समझना, 2-3 बार पढ़ना, फिर समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर देखो, अपठित गद्यांश, जो कहीं नहीं पढ़ा आपने, बिना पढ़ा हुआ गद्यांश है, तो ये आया। तो ये भी आपको कहीं से याद करके रट्टा मार कर नहीं जाना है, बस आपको गद्यांश से क्वेश्चन के उत्तर देना आना चाहिए। तो आप 2-3 बार गद्यांश को पढ़ोगे, तो नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। उचित शीर्षक, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो इतनी सी पैराग्राफ दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, इसका नाम क्या रखा जाए, छोटा सा आपको नाम रखना है। तो इसी से संबंधित कुछ आप इसका नाम रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो देखो, ये तो यहीं से आ गया। फिर ये जो आपकी कुछ ग्रामर वाले पोर्शन है ना, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय है। ठीक है, ये सारे मैंने चैनल पे पढ़ाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और व्याकरण वाला प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, वहाँ पर ये सब चीज़ें, विलोम, ये आपके उपसर्ग प्रत्यय करवाए हुए हैं। ठीक है, आपके विराम चिन्ह है ना, और इसके अलावा शुद्ध वाक्य है। तो जो करवाए वो तो आपको पढ़ के जाइए। इसके अलावा आपको संयुक्त वाक्य बनाना, यानी कि मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, ये भी मेरे पढ़ाए हुए हैं। मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है ना। तो मुहावरे का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग करना, मतलब कि ये जो मुहावरा है, खूल खोलना, इसका अर्थ लिखना। इस तरह का कोई मुहावरा आ गया तो उसका अर्थ लिखना है और उसी मुहावरे का ही वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाव पल्लवन, देखो भाव पल्लवन क्या होता है। भाव पल्लवन होता है, जैसे आप सारांश करते हो, आपने 10th क्लास में सारांश किया होगा। सारांश बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसको छोटा करना होता है। क्या करना होता है, इस सारांश को छोटा करना होता है। ऐसे मान लो ये सार है, एक गद्यांश से कोई उसका सार लिखना, तो सार क्या हो गया, छोटा हो गया। और उसका उल्टा भाव पल्लवन होगा। भाव पल्लवन छोटा सा होगा, एक लाइन में होगा, और इसको आपको विस्तार से इस लाइन का अर्थ आपको समझाना होगा।
ठीक है, तो हो गया भाव पल्लवन। ठीक है, जैसे ढाई आखर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो, छोटी सी अक्षर है, छोटी सी वाक्य है। अब इसको आपको विस्तार से समझाना है कि ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो का भाव क्या है, ये क्या समझाना चाहता है लोगों को। तो ये है कि लोगों को ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो, इन लोगों ने ज्ञान तो बहुत ले लिया है लेकिन उसमें प्रेम भावना खत्म हो चुकी है। तो अगर आपस में प्रेम भावना बनी रहती है तो वही व्यक्ति असली ज्ञानी और पंडित और विद्वान कहलाता है ना। तो इस तरह से आप उसको विस्तार से लिखोगे तो वही भाव पल्लवन है। तो बहुत आसान है, आप अपने मन से इसका अर्थ थोड़ा विस्तारित करते हुए लिख सकते हो। रिपोर्टिंग वाला जो चैप्टर है आपका, उससे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वाला आपसे चैप्टर है, कार्यालय पत्र है, टिप्पणी और प्रारूप है, ये वाला चैप्टर है। इस तरह से उससे भी प्रश्न आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें आपका निबंध पूछा जाएगा। तो निबंध आपको लिखना है, निबंध किस तरह से लिखना है, कैसे निकालना, ये वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप जरूर उस वीडियो को देखिए जिससे आपको पता चलेगा कि निबंध लिखने का तरीका क्या होता है। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखा है। तो विद्यार्थियों देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो ये है कि आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो वैसे ही आप आसानी से आंसर देने लायक हो जाते हो, क्योंकि चैप्टर्स में से क्या आ रहा है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो तभी लिख पाओगे जब आपको चैप्टर रीड किया हुआ होगा, आपका चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, उसमें से पता रहेगा कि इस पार्ट में ये कहानी है, इसके बारे में यहाँ पर ये बता रखा था। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो भी आप आसानी से उससे संबंधित कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही जाओगे, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हो गया। कार्यालय आदेश का प्रयोग तो आपके कार्यालय वाले पार्ट से लिया गया है। कार्यालय पत्रकार वाला है ना, पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, है ना। ये जो आपके टिप्पणी प्रारूप है, हिंदी की उनके विविध प्रयुक्ति क्षेत्र है, वहाँ से सोशल मीडिया से ये प्रश्न पूछा गया है ना। तो सोशल मीडिया के माध्यम कौन कौन से है, तो जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है ना, ट्विटर है, ये सारे सोशल मीडिया के वो है माध्यम हैं। अब देखो खंड ख और ग, खंड ख और ग दोनों में से एक भाग आपको करना है। तो मैं तो कहती हूँ चैप्टर नंबर 24 पढ़िए यहाँ पर। ये चैप्टर नंबर 24 से सारे प्रश्न पूछे गए हैं। कितने नंबर के? 15 नंबर की। देखो, रेडियो कोई दो महत्व लिखिए, मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता संक्षेप में समझाइए। तो आपने थोड़ा बहुत भी 1-2 बार चैप्टर्स को पढ़ लिया ना तो आसानी से आप आंसर दे दोगे। व्हाट्सअप को संक्षेप में समझाए, सभी लोग व्हाट्सअप का उपयोग करते हैं, सभी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। तो बहुत आसान पाठ है, क्योंकि ये पाठ हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सब इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पाठ नंबर 24 अच्छे से पढ़ना। ठीक है, संचार के दृश्य श्रवण दृश्य माध्यम में सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? तो वो अगर टीवी है ना। तो अभी टीवी है, इस समय की जब बात हो रही है वो टीवी है। आज के समय की बात करें तो बहुत सी चीज़ें हो गई है, ठीक है, लेकिन टीवी लिखेंगे। जनसंचार माध्यम में रोजगार के बड़े माध्यम हैं, तो रोजगार कैसे कैसे मिलता है तो बहुत आसान तरीके से बता रखा है। जनसंचार माध्यम के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, क्या काम करता है जनसंचार माध्यम, तो वो बहुत आसानी से बता रखा है। तो थोड़ा आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, पार्ट नंबर 24 देख के जाइएगा। सीधे 15 नंबर के क्वेश्चन एक ही पार्ट से पूछे जाने वाले हैं। और आपको लाना कितना है? 33% मार्क्स आपको लेके आना, पासिंग मार्क्स है ये तो। ठीक है, आसानी से आ जाते हैं क्योंकि आप EPCP करोगे, EPCP है ना, जो 10 नंबर का है। अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन कर दिए, सारे क्वेश्चन के आंसर ढंग से सही से सही लिखे, 10 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए। बचे कितने? 33 में से आपको 10 माइनस करो, ठीक है, तो कितने बचे? 23 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो क्या 23 की तैयारी थोड़ी करके जाओगे, आप कम से कम 60-70% नंबर की तैयारी करके जाओगे, तब जाके आपके अच्छे नंबर प्राप्त होंगे और आसान तरीके से आप पास हो जाओगे। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 25 जो इंस्टाग्राम, इंटरनेट, टीवी सारा 24वें पार्ट में से है। ये सारे 24वें पार्ट से दिए गए हैं, पार्ट नंबर 24 से। ठीक है, अब आगे देखिए, ये खंड ग, ये आपके जो है पार्ट नंबर 25 से है। ठीक है, हिंदी और प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर ब्लॉगर किसे कहते हैं, फोनटेक की कीबोर्ड, ग्राफिक्स, तो इस तरह से दे रखा है। हालांकि थोड़ा सा चैप्टर मुझे लगता है कि थोड़ा कठिन लगेगा आप लोगों के लिए, तो मैं तो कहती हूँ 24वां पार्ट पढ़िए। ये भी पढ़ सकते हो अगर आपको लगे, दोनों पार्टों का कंपेयर करके आप अपने अकॉर्डिंग देखना, आपकी समझ के अकॉर्डिंग आपको कौन सा पार्ट सरल लग रहा है तो आप उसको तैयारी करके जाना। तो ये ग और ख दोनों 24, ख है वो 24वां पार्ट और ग है वो 25वां पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों पार्टों कैसे तैयारी करनी है, दोनों में से एक पार्ट की तैयारी करनी है। तो ये हो गया आपका पेपर का पूरा निचोड़, मैंने बता दिया है। और अब हम हैं अगला वीडियो में लेके आने, जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपको व्याख्या करनी है। हालांकि मैंने सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, तो पुराने वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, जिसके अंतर्गत आपको जानकारी पूरी मिलेगी। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तो आपको मिल जाएगा कैसे आपको व्याख्या करनी है ना। फिर भी हम अगला वीडियो लेके आने वाले, उसके अंदर मैं आपको व्याख्या कैसे करनी है, गद्य की व्याख्या और पद की व्याख्या, वो कैसे करोगे। 5-5 नंबर का फ्री के नंबर है। मैं तो कहती हूँ ये सब चीज़ें फ्री की है। बस अब करना क्या है, आपको पाठों के नाम और लेखकों के और कवियों के नाम याद करके जाने हैं, कविताओं के नाम याद करके जाने हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश आता है, फ्री के नंबर है, पढ़ के ही तो आंसर देना है।
अपठित काव्यांश आता है, फ्री के नंबर है, पढ़ के ही आंसर देना है, वहीं कि मैं पढ़ना है, वहीं इसी में से पेपर में से आंसर देना है। तो कुछ चीज़ तो ऐसी है जो आप सीधा सीधा पेपर से ही आंसर करोगे, है ना। बाकी कहानियाँ वगैरह आपने पढ़ ही ली होगी, कविताएँ भी आपने पढ़ ली होगी, ठीक है। तो ये तैयारी रहेगी आपके पेपर की। हम अगला वीडियो लेके आना है जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट चीज़ों की तैयारी करवा दूँगी। तो आप थोड़ा सा उससे भी आपको थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगी, आपका हेल्प हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैडम RSS का वीडियो कब बनाओगे, हिंदी का कब बनाओगे। तो सारे पेपर एक साथ आ गए तो थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि पेपर से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती जाऊँगी, तो आप उससे तैयारी कर लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।